मोटिवेशन देता है। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट में कल हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। दूसरा इक्वेशन हमें मिला था फैक्टर इफेक्टिव रेसिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब थिकनेस ऑफ कंडक्टर। एक ही बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए ये वायर है तो उसका सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एक सर्किल मिलेगा, सर्किल का कोई ना कोई रेडियस होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग पाई आर स्क्वायर में लिख सकते। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्किल है इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। रेसिस्टेंस दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग मिला दें तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई ए होगा। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दोनों इक्वेशंस में मिलाने के आर इज इक्वल टू एल बाई ए हुआ तो क्या हम लोग आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट रो लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को यदि सब्जेक्ट बना दें तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इन ए बाई एल आई। अब एसआई यूनिट यदि हमें निकालना है तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? तो रेसिस्टेंस का यूनिट हम लोग ओम के नाम से जानते। एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याद है मीटर स्क्वायर में मेजर है और लेंथ तो मीटर में। 1 मीटर से मीटर कैंसिल होगा। रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होगा। ओम मीटर बोलिए या फिर सिंबल ओम का ऐसे देते हैं ओम मीटर। अब ये रेसिस्टिविटी अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग हो सकती है। यदि हम लोग ये करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को कांस्टेंट कर दें तो क्या रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? नहीं समझ में आएगा। प्रोपोर्शनल का रूल हम लोग पढ़े थे प्रोपोर्शन में कि इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं या यूं कहें कि यदि इसको हटा दें इक्वल टू का साइन हटा दें कांस्टेंट भी हो जाएगा। इसको हम फिर से a इज इक्वल टू a इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट और हटा दें इक्वल टू हट जाएगा और उसकी जगह क्वेश्चन का साइन आ जाएगा। तो a प्रोपोर्शनल टू b रहेगा तो a इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इनटू b। क्या ये दिया हुआ रहेगा तो a इज इक्वल टू
ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट के लिए यहाँ देखा जाए रेसिस्टिविटी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एसआई यूनिट मीटर हो गया, रेसिस्टिविटी को डिफाइन भी करेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ पे दो कंडक्टर लिखते हैं, हमने कहा कि अलग अलग कंडक्टर्स का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। कॉपर का अलग होगा, आयरन का कुछ और होगा, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी और होगी। हमने दो कंडक्टर ले लिया, सेम लेंथ और सेम थिकनेस, यानी कि सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल है, ए है, और दोनों का लेंथ ए है। लेकिन ये कॉपर का है और ये एल्यूमिनियम का है, तो दोनों के रेसिस्टिविटी में आपको रेसिस्टेंस में अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी कुछ और होगी, कॉपर की रेसिस्टिविटी कुछ और होगी, और इसका एल्यूमिनियम का कुछ और होगा। यदि देखा जाए तो यहाँ पर यदि इसमें यदि देखा जाए, इस फॉर्मूला में रेसिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल बाई ए में, तो रेसिस्टिविटी यदि ज्यादा होगी, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं क्या, आर इज इक्वल टू एल बाई ए लिख रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों केस में, एल्यूमिनियम और कॉपर के केस में, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, सिर्फ डिफर क्या कर रहा है, रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी चेंज करेगी यदि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि हम लोग कांस्टेंट कर दें, तो क्या ये वैल्यू यदि कांस्टेंट हो जाए, जैसे कि लेंथ, दोनों में लेंथ बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर, तो कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है दोनों केस में, कॉपर और एल्यूमिनियम के केस में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। चेंज क्या किया, मटेरियल चेंज हुआ, कॉपर से एल्यूमिनियम। कॉपर की रेसिस्टिविटी आपको पता है कि कॉपर की रेसिस्टिविटी 1.62 into 10 to the power -8 मीटर होता है, ये कम होता है, और एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है। तो क्या ये कांस्टेंट जब हटा दे तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच रिलेशन क्या मिला, यानी कि जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, और जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, जिसकी रेसिस्टिविटी कम उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। तो इस हिसाब से रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर कम होना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर कम है किससे, रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम से। तो रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर भी रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम से कम हो नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ना? तुम क्या हो गया है देखो, काट देंगे अपने शेड्यूल करी है। हाँ टाइप हो गया, हाँ टाइप है। मेरी आवाज आ रही है भाई? आ रही है ना? और वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, कभी कभी पावर कट हो जाता है, तो आपको थोड़ी देर के लिए परेशानी हो जा रही है, इसलिए आप लोग क्लास छोड़ के जाएंगे नहीं, 10-5 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है ना? ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग को डेवलप करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास का ये प्रॉब्लम है जिसको भी हम लोगों को शेयर करना है। अब देखिए, रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर इज स्मॉलर देन रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम होगा,
यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। नहीं, यदि रेसिस्टिविटी बढ़ी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी घटी रेसिस्टेंस घटेगा। सही आ रही है बात समझ में? एक बात और, रेसिस्टिविटी यदि बढ़ी तो रेसिस्टेंस भी कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ेगा। अब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो याद करो, ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा तो चार्जेस का फ्लो यानी करंट का फ्लो कम हो जाएगा, करंट का फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि आपको करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने का मतलब कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और वो वायर या कंडक्टर ज्यादा गर्म भी होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा, हीट ज्यादा जनरेट होगा। हरी बस तो यहाँ पे आपको देखना है क्या कि मैं जो बता रहा था उसको डिस्कस किया जाए। पहले हम लोग रेसिस्टिविटी का यूनिट देख लें, रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन देख लिया है। हाउ कैन यू डिफाइन रेसिस्टिविटी? एक ये बात आप लोग नोट करके रख लें, जो बात हमने यहाँ अभी डिस्कस किया, रेसिस्टिविटी हाई तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा और रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा। डाउनवर्ड एरो का मतलब कम, अपवर्ड एरो का मतलब ज्यादा। अब इसका उल्टा भी ट्रू है, रेसिस्टिविटी कम तो रेसिस्टेंस कम, करंट या कंडक्टिविटी ज्यादा। अरे बस डेफिनेशन इसका देखिए रेसिस्टिविटी का, विटी का डेफिनेशन देखिए, फॉर्मूला से ही निकल जाएगा। resistivity is the resistance of into का मतलब of per unit area, resistivity is the resistivity is the resistivity of conductor is the resistance of unit area per unit length. Resistivity of conductor is the resistance of unit area and per unit length. Yeah, and per unit length. Its SI unit is ohm meter. Ohm meter. Yeah, symbol. Scalar quantity ये भी डालना है बताओ। रेसिस्टिविटी, अब देखो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा कब? यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग यूनिट रखें, 1 cm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर या फिर 1 मीटर पर बाय पर यूनिट लेंथ। लेंथ यानी लेंथ आपको लेंथ भी पर यूनिट लेंथ में क्या मतलब कि 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो या 1 मिलीमीटर। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं क्या? रेसिस्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर।
अभी रेसिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे हम लोग कंडक्टर के केस में ले लें, कंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी कुछ कंडक्टर्स हम लोग यूज करते हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और केजी। इनका सिल्वर का सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। कॉपर का ऑलमोस्ट 1.62 इंटू 10⁻⁸ और एल्यूमिनियम का 2.63 इंटू 10⁸ मीटर। ये थोड़ा बहुत रीडिंग ऊपर नीचे हो सकता है, आपको तो एनसीईआरटी का बुक दिखेगा, याद रखना कोई जरूरी नहीं है, यदि क्वेश्चन आएगा तो रेसिप्रोसिटी आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन याद रखें तो और अच्छा। हमको जहां तक याद आ रहा है कि एल्यूमिनियम का 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। आप कंफर्म हो सकते हैं, कंफर्म हो लीजिएगा एनसीईआरटी के। कुछ रेसिस्टेंस बनाए जाते हैं, रेसिस्टर्स की रेसिस्टिविटी, उनकी रेसिस्टिविटी याद रखनी चाहिए, याद रख सकते हैं तो रख। मैंगनीज, मैंगनीज और एक हो गया नाइट्रोम। निकेल और क्रोमियम का एलॉय है, ये जानबूझ करके इनका रेसिस्टेंस हाई रखा जाता है ताकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सके, हीट एनर्जी में। अरे भाई रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा हीट इवॉल्व होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में यदि कन्वर्ट करना है तो हाई रेसिस्टेंस वाला कंडक्टर लगा दो, वायर ज्यादा गर्म हो जाएगा। नाइट्रोम का वायर आप देखे होंगे, हीटर का वायर कॉइल में होता है। तो मैंगनीज का ऑलमोस्ट 40 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है और इसका 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। ये रेसिस्टेंस, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में जो कॉइल होता है वो किन्हीं रेसिस्टेंस से बनाए जाते हैं, लोहा का होता है। उसी तरह हीटर का वायर या गीजर, ये सब सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट। तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे कंडक्टर। टंगस्टन में भी आप जो बल्ब होता है वो थॉमस अल्वा एडिशन वाला बल्ब, उसमें टंगस्टन का आपको बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है। करंट जब पास करता है तो टंगस्टन करना शुरू करता है, यानी कि इवॉल्व होता है और उससे लाइट भी इवॉल्व, और हम लोग यूज करते हैं उसको लाइट के रूप में। तो ये जो रेसिस्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स के बारे में आप जानते होंगे। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे पेपर हो गया, रबर हो गया, हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे जो है क्या, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। तो इंसुलेटर्स का आपको इसमें पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सब फूड, इनका ऑलमोस्ट 10⁻12 टू 10⁻14 ओम मीटर के आसपास होता है। इस कारण इनका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और
करंट इससे पास नहीं कर पाता। या अगर दूसरे शब्दों में भी ये भी समझ सकते हो कि इनके पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते। तो रेसिस्टिविटी इनका 10 टू द पावर 12 से देखिए ये सब माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 10 टू द पावर माइनस ये सीधा 10 टू द पावर 12 10 टू द पावर 14 नैनोमीटर में चलेगा। तो इनका रेसिस्टिविटी ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम। नहीं समझ में आएगी? कंडक्टिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का पास होना या करंट का पास, जितना कम करंट का पास करेगा यानी कि उस सब्सटेंस का कंडक्टिविटी कम है। ये बात याद रखनी चाहिए। इसको दूसरे तरीके से ये भी इसको नोट डाउन कर लेना है क्या कि रेसिस्टिविटी Vt is directly proportional to resistance, ऐसे भी लिख सकते हैं, and resistance is inversely proportional to conductivity। resistivity is directly proportional to resistance, resistivity ज्यादा और resistance ज्यादा, conductivity यानी कि करंट का पास हो, conductivity उतना कम हो जाए। तो ये कुछ कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स और इंसुलेटर्स पे रेसिस्टिविटी दिया गया है। ये रेसिस्टिविटी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं which one is more conductor of electricity, कौन ज्यादा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा कौन कंडक्टर, फिर रेसिस्टर्स, और सबसे कम कौन। फिर रेसिस्टिविटी पे प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, पहले इसको हम लोग कर ले उसके बाद रेसिस्टिविटी पे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। एक प्रॉब्लम लिया जा सकता है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि रब कर दूं, नोट डाउन कर लिया हूं। एक क्वेश्चन लिया जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, R इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, R is equal to rho into L by A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा मिलेगा, तो एक सर्किल जैसा, और सर्किल का कोई ना कोई रेडियस होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख सकते। तो रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये भी दिया जा सकता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। अभी यदि हम लोग यहाँ पर देखें, आपसे कहा जाए कि एक कॉपर का कंडक्टर है, रेसिस्टिविटी तो कॉपर का वही है 1.6 × 10 to the power -8 मीटर ओम मीटर है, कॉपर का वायर है और इसका लेंथ हम डबल कर दें, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यदि हम इसके रेडियस को, कहने का मतलब हुआ रेडियस को डबल कर दें, रेडियस को
डबल कर दो तो रेडियस डबल होगा तो रेसिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा बताओ। लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ नहीं चेंज कर रहा है। तो याद होगा कि यदि हम लोग रेडियस ये निकालना है तो करली भी निकाल सकते हैं। हमने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस डबल कर दिया, बाकी सब कांस्टेंट है, एल भी वही नहीं चेंज हो रहा है, रेसिस्टिविटी फाइव तो है नहीं चेंज हो रहा है। तो चेंज क्या हुआ, ये रेडियस। तो रेडियस डबल करने का मतलब हो गया कि रेडियस को का स्क्वायर करो, यानी कि 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात। जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक कॉपर का वायर है और इसका सपोज कीजिए रेडियस है आर, रेडियस है आर, लेंथ एल है, कॉपर है तो रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो है वही रहेगा। लेकिन इस बार क्या किया गया कि रेडियस यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो डबल हो गया, यानी कि 2r हो गया। 2r होने का मतलब हो गया कि आपको 2r होने का मतलब हो गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका यदि निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, इसका क्या है पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर, यानी कि ये पहले वाला केस से कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हुआ कि नहीं। बाकी लेंथ और ब्रेथ तो वही है, तो आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो। यदि सिस्टम में ओरली निकालना है तो रेडियस यदि आपका डबल हो रहा है तो 2 का स्क्वायर, मान लो यहीं पे दिया हुआ रहता, 1 मिनट के लिए जरा इसको, यदि रेडियस आपको कह देता कि रेडियस डबल हो गया और लेंथ ट्रिपल हो गया, रेडियस डबल और लेंथ ट्रिपल, तो लेंथ यानी कि ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ, बाकी कांस्टेंट है, यानी कि नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा और आप जब आप लेंथ कितना ट्रिपल, यानी कि 3l सिर्फ 3 रेडियस डबल हुआ तो 2 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि सीधा जवाब आप दे सकते हैं 3/4 r के बराबर। नहीं कहा कि रेडियस हाफ हो गया, रेडियस हो गया r/2, रेडियस हो गया r/2 और लेंथ जो है वो हो गया आपको कितना l/2 या 3l/2, 1.5 गुना हो गया। अभी नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमको देख रहे हैं क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है और रेडियस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखो, सीधा ओरली जवाब यदि देना होगा तो हम लोग क्या पुट कर देंगे, ट्रू और पाई को के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेंथ की जगह क्या लिख देंगे, ओनली 3/2, एल भी नहीं, और रेडियस की जगह क्या कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, रेडियस पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर, या क्या आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 1/4, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 3 into 5 into 1 मुझे 4, यानी कि ये जो नया रेसिस्टेंस होगा ओरिजिनल रेसिस्टेंस का कितना टाइम, तो 6 टू जा 3 टू जा 6 आगे वाले की रेसिस्टेंस आपका 6 गुना हो गया। एक इस टाइप का प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और लीजिए कि मान लिया जाए कि आपको एक रेसिस्टर, एक वायर है या कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज R। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है L और रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है R। सपोज कीजिए कि लेंथ को हम लोग, लेंथ चेंज हो गया, लेंथ हो गया 4l के बराबर, यानी कि लेंथ उसका 4 गुना कर दिया जाए और रेडियस को 3/4 टाइम्स कर दिए, 3/4 r के बराबर। तो अभी बताना है कि
नया वाला जो इसका यदि रेसिस्टेंस आर है और मटेरियल का रेसिस्टिविटी भी वही है, लेंथ आपको हो गया 4 गुना और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया 3/4 3r/4 हो गया। तो अब इसकी भी रेसिस्टिविटी वही है, दोनों सेम मटेरियल है। तो अब बताना है कि ये नया वाला वायर का रेसिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा। आप आराम से निकाल सकते, R इज इक्वल टू इस वायर के लिए सिस्टमेटिक यदि बनाना चाहते हैं, अदरवाइज फॉरली जवाब देना होगा तो क्या जवाब देगा बताइए। 4/3/4 का रेडियस है, 3/4 का होल स्क्वायर यानी कि 4 बाई 9 यानी कि 64/9 आर के बराबर हो जाएगा। तो 64/9। अभी हम लोग को यदि सिस्टमेटिक इसी को बनाना होगा तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो रो इंटू एल बाई ए के जगह पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर रेसिस्टेंस बराबर होगा। और नया वाला रेसिस्टेंस का यदि इस वायर का रेसिस्टेंस को R डैश से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इसके लिए लिखेंगे रेसिस्टिविटी तो वही रहेगी लेकिन लेंथ की जगह कितना लिखें 4L और पाई इंटू रेडियस की जगह क्या लिखोगे 3/4r का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू रो इंटू एल 4 इंटू रो इंटू एल बाई 3 का स्क्वायर 9/16 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 16 पलट के कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हुआ R डैश इज इक्वल टू 62/9 इंटू रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब यहाँ इस रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 से R को कर सकते हैं, यानी कि नए वाले वायर का रेसिस्टेंस जो होगा वो ओरिजिनल वायर के रेसिस्टेंस का कितना टाइम, तो 64/9 टाइम। इस टाइप से निकालते हैं, समझ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन रेसिस्टिविटी से रहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया एक वायर है जिसका लेंथ पूछ के दिया गया है 10 मीटर, 10 मीटर लेंथ है और रेडियस इसका दिया हुआ है, ले लो 1 mm। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में बदल लीजिए, मीटर में बदलिएगा तो 1/1000 मीटर यानी कि 1/10⁻³ मीटर, या इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर रेडियस है। और सपोज कीजिए कि रेसिस्टिविटी दे दिया, मान लिया जाए 1.5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और आपसे कहा जा रहा है कि इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालो। क्या दिक्कत है, रेसिस्टिविटी भी है, लेंथ भी है और रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। क्या पुट करेंगे और निकाल लेंगे। रेसिस्टिविटी यदि निकालना होगा, रेसिस्टेंस निकालना होगा, वैल्यू पुट कीजिए। रेसिस्टिविटी की जगह कितना पुट कर दें, 1.5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। एल के जगह लेंथ कितना, 10 मीटर, सारे ऐसा यूनिट्स है। पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कितना
पाई का वैल्यू 3.14 पहले लिखो। पाई आर का वैल्यू 10⁻³ का स्क्वायर आर स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया। हम लोग रेसिस्टिविटी ले लो यार 1.5 से, ठीक है, चेंज कर लो 1.57 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो रेसिस्टेंस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.57 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू कितना, तो 3.14 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -6, मिला हुआ ना। 10⁻³ का स्क्वायर है 6 -6 होगा। अभी इसको काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। r इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 10⁻10 इंटू 10⁻1 10⁻7, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, यानी 1/2 10⁻1 बचेगा। देखो 10⁻8 10⁻1 ये ऊपर गया तो 10⁻6 6 + 1 यानी कि 10⁻8 + 1 + 6 कितना आया, 10⁻1 आया। 10⁻1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 10 यानी कि 1/20 ओम। उस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/20 ओम, या फिर डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, इतना हो जाएगा मेरे ख्याल से 0.05 ओम आएगा। क्लियर हुआ, चलिए रेसिस्टिविटी क्लियर हो गई। आते हैं अब हम लोगों का रेसिस्टिविटी से और भी बहुत शानदार प्रॉब्लम आएंगे, लास्ट में किया जाएगा। पहले रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस हम लोग समझेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो कुछ बातें उसको स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बातें जान लेना जरूरी है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है इक्वल का मूल शब्द हो गया क्या, इक्वलिटी से रिलेटेड। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास तो 2 kg का वाट है और एक 1 kg का वाट है। क्या ये 5 kg के वाट के इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ये तीनों का सम इसके बराबर। तो कहेंगे ये 2 kg + 2 kg + 1 kg 3 वाट इसके बराबर हो जाएगा, 5 kg के वाट के बराबर। उसी तरह पैसे में भी, रुपया में भी डिनोमिनेशन हम लोग करते हैं। जैसे 2
₹20 नोट ले लो, ₹20 नोट, और एक ₹10 नोट ले लो, और एक ₹50 का नोट ले लो। क्या ये तीनों ₹100 नोट के इक्विवेलेंट हो जाएगा? आप किसी से एक्सचेंज करोगे कि नहीं करोगे? 40, 10, 50, 50, 50, आराम से ₹100 दे करके कितने सारे लोग एक्सचेंज कर सकते। तो ये इक्विवेलेंस हुए। इक्विवेलेंसी का मतलब ये हुआ। और एक बात और नोट डाउन कर लीजिए कि हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, तीन इंपॉर्टेंट बात है, तीन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के फैक्टर्स हैं। इन तीनों के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ये कन्वेंशनली आप याद रखने, बाद में इसको हम लोग करेंगे, अभी फिलहाल तो इस बात को आपको याद ही रखना पड़ेगा। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम लोग रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से भी, ये सिंबल हो गया किसका? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, आर। यदि आपको दो रेसिस्टर्स हैं, ये एक रेसिस्टर हो गया, एक रेसिस्टर ये हो गया, यदि एक का हेड दूसरे के टेल से जोड़ दें, ये R1 है और ये R2 है, पहले का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हो, और भी इसमें जोड़ सकते हो, एक और लगा दिया R3, तो ये कहा जाएगा क्या? ये सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे आगे हम लोग और इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल पहचानने के लिए तो ये काफी है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हो, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से जुड़ा हो, ये वो सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है ये वायर है, हम इसको जिस शेप, जो शेप देना चाहे दे शेप। मान लिया जाए इस तरह से जोड़ दिया हमने R1 और इस R2, इस तरह से जोड़ दिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R2, तीनों का हेड एक तरफ और टेल की तरफ हो, तो ये हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये इसको सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हेड टेल से जुड़ा होता है, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से जुड़ा हुआ है। अब इसमें कितना भी रेसिस्टर्स को हम लोग जोड़ दें, ये सीरीज हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेसिस्टर का हेड एक तरफ और टेल दूसरी तरफ ज्वाइंट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अब आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सीरीज को और पैरेलल को कॉम्प्लेक्स आपको मेश रहेगा, रेजिस्टेंस का मेश रहता है, तो डायग्राम, तो उसमें हम लोगों को देखना पड़ता है कि करंट यदि डिवाइड हुआ, दो रेजिस्टर में अलग अलग करंट जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ करंट डिवाइड हुआ तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। यदि सेम करंट रेसिस्टर में पास कर रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि उस बात को अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तो फिलहाल इससे आप पकड़ सकते हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, करंट निकालना सीखेंगे, वोल्टेज निकालना सीखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है और कहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं, एक बात आप लोग नोट कर लेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचाना आ गया, रेजिस्टेंस को सिंबल देखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रहेगी तो ठीक है, नहीं तो डाउन कर ले। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बात आप लोगों को कन्वेंशनली याद रखना होगा,
बाद में क्लियर होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट यानी कि आई रिमेन्स सेम in each resistor and each resistor or voltage is divided। करंट सेम रहता है हर एक रेसिस्टर में और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यार 2 मिनट रुकना पड़ेगा, जरा इंक पिला दो। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक उल्टा, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको करंट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज हर एक रेसिस्टर का सेम होगा। करंट remains same in each resistor, करंट इज डिवाइडेड, हर एक रेसिस्टर का वोल्टेज में डिवाइड हो जाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिवाइडेड, जबकि वोल्टेज ऑफ ईच रेसिस्टर remains सेम। अब बात यहां समझिए, इसको मैं समझा फिर आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए कि हमने 3 रेसिस्टर लगा रखा है, एक सर्किट डायग्राम बनाइएगा, समझिए बिल्कुल सर्किट डायग्राम से आपको पता पड़ना है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सपोज कीजिए कि R1 5 ओम का है, R2 3 ओम का है और R3 2 ओम का है। और यहाँ पर हमने 20 वोल्ट ईएमएफ वाला बैटरी लगा दिया। तो यदि इसमें करंट सपोज कीजिए कि इससे करंट जो विड्रॉ हो रहा है वो 2 एम्पियर का हो रहा है, तो 2 एम्पियर का करंट इसमें भी जाएगा, 2 एम्पियर का करंट इसमें भी जाएगा, 2 एम्पियर का करंट इसमें भी जाएगा। तीनों में अमाउंट ऑफ करंट सेम होगा, क्योंकि करंट इसमें डिवाइड नहीं होता है। लेकिन यदि यहीं पर वोल्टामीटर लगा दें और इसका रीडिंग V1 मान लें, इसका रीडिंग V2 मान लें और इसके अक्रॉस भी वोल्टामीटर लगा देते हैं, तो V1 का रीडिंग इसमें सपोज कीजिए कि 10 वोल्ट आता है, इसका 6 वोल्ट आया और इसका 4 वोल्ट आया, तो 20 वोल्ट आपको डिवाइड हो गया R1, R2 और R3 में। R1 में कितना वोल्ट है दिख रहा है आपको? 10 वोल्ट। R2 में 6 वोल्ट, R3 में 4 वोल्ट दिख रहा है। तो इसमें आपको करंट
तो सेम ही है, 2 एम्पियर का 2 एम्पियर का 2 एम्पियर का, लेकिन वोल्टेज 30 वोल्ट डिवाइड हो गया 10 6 और 20, सब कुछ जोड़ के देखो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि रहता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो 3 रेसिस्टर हमने लगा रखा है यहाँ पे, R1 R2 और R3। इसका कुछ भी रख लो, 6 ओम 9 ओम 18 ओम, 3 रेसिस्टर लगा दिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ बैटरी लगा दी, कुछ भी रख लो, 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। तो इन इस सर्किट का 6 ओम का भी वोल्टेज 6 वोल्ट ही होगा। इस सर्किट का इस तीनों में करंट अलग अलग जाएगा, I1 I2 I3, I1 I2 और I3 तीनों में। इसमें मान लो करंट जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा करंट जाएगा। सपोज कीजिए कि इसमें 3 एम्पियर का जाएगा, तो इसमें 2 एम्पियर का और इसमें 1 एम्पियर का, तीनों में करंट डिवाइड हो जाएगा। अब आई करंट यहाँ पर यदि आपको 5 एम्पियर का मान लिया जाए, आप कैलकुलेट करके नहीं बता रहे हैं, मान लो जो करंट बैटरी से निकला वो 5 एम्पियर का है, तो इसमें 3 एम्पियर का गया, 2 एम्पियर का गया, 6 एम्पियर का, इसमें 2 एम्पियर का गया, और I3 में गया कितना, 1 एम्पियर। जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे कम जाएगा, हम लोग देखेंगे ये सारे। वोल्टेज यहाँ जो भी रहे, वोल्टमीटर 6 वोल्ट का है, करंट डिवाइड हो गया, लेकिन 6 ओम के लिए भी वोल्टेज 6 वोल्ट ही लेंगे, 9 ओम्स वाला सर्किट के लिए भी वोल्टेज 6 वोल्ट ही लेंगे, 18 वोल्ट वाले के लिए भी वोल्टेज वोल्टेज करंट और ये तीनों के बारे में ये एक एग्जांपल दिए हैं। कैसे आएगा I1 I2 का जो वैल्यू हम यहाँ दिए हैं वो तभी नहीं है कि वही है, लेकिन इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है बल्कि वोल्टेज डिवाइड होता है। इसको नोट डाउन आप कर लेना। अभी हम लोग चलते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हो गया हो तो इसको नोट में रखें, याद रखनी चाहिए। मान लिया जाए कि एक तीन रेसिस्टर्स हमने लिया, R1 R2 R1 R2 और R3, और यहां लगा दिया 3 वोल्ट का बैटरी सेल तो, और सपोज कीजिए इससे आई करंट विड्रॉ हो रहा है, यही आई करंट R1 में भी जाएगा, यही आई करंट R2 में भी जाएगा, यही आई करंट R3 में भी जाएगा। अभी इन तीनों के बीच सपोज कीजिए कि एक वोल्टामीटर यहां लगा दिया, क्योंकि वोल्टेज तो अलग अलग होगा। सपोज कीजिए R1 के अक्रॉस वोल्टेज हमारा V1 है, R2 के अक्रॉस जो वोल्टामीटर लगाया वो रीडिंग बता रहा है V2, और R3 के अक्रॉस वोल्टामीटर आप लगा दो V3। ये तीनों वोल्टेज का रीडिंग V1 V2 V3,
अब इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा दो शब्द इस पे लिख लें तो ये प्रूव करने के लिए आता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस in series combination, ये हेडिंग टॉपिक का। तो इसमें मान लिया जाए कि लेट R1 R2 एंड R3 तीन या और भी लिए जा सकते। लेट R1 R2 R3 be three resistors are connected in series combination with the V volt battery. लिख लो if three resistors R1 R2 and R3 connected in series combination with the D volt battery and I current is withdrawn from the बैटरी। बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, तो आई करंट निकल रहा है। वोल्टेज यहीं पे और एंड वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 and R3 B V1 V2 and V3 respectively, यानी कि R1 में वोल्टेज V1 है, R2 के लिए वोल्टेज V2, R3 के लिए वोल्टेज V। अब ये हम लोग मान लेते हैं इसका इन तीनों का R1 R2 R3 का हमें क्या निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करने का मतलब कि R1 R2 R3 को हटा करके कितने ओम का एक ही रेजिस्टर लगा दिया जाए कि इन तीनों के बदले के बराबर हो जाए, R1 R2 R3 के बराबर। तो हमने मान लिया लेट R be the equivalent resistance of R1 R2 and R3 in series combination. R1 R2 R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने R मान लिया। तो सर्किट का टोटल वोल्टेज तो V है, यही V वोल्ट V1 V2 में डिवाइड होता है, अभी दिखाया था। V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ दे तो V के बराबर है जी। करंट तो यही जाएगा, इसमें भी करंट आ जाएगा, करंट आ ही जाएगा, करंट आ ही जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या हम लोग लिख सकते हैं, ओम्स लॉ या V इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है।
तो टोटल वोल्टेज सर्किट का कितना है, नेट वोल्टेज V है। टोटल करंट कितना पास कर रहा है, I। इसमें भी I करंट, इसमें भी करंट I ही जा रहा है, इसमें भी करंट I ही जा रहा है। तो अब पहले भी आपको बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम में जो जिगजैग टर्निंग्स दिखाई पड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस किसी को मानेंगे, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम लोग जीरो मान के चलते हैं, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस जो भी है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है R1 के रूप में, R2 के रूप में और R3 के रूप में। तो रेजिस्टेंस यदि हम लोग इन दो टर्मिनल के बीच देखें, R1 का एक हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, ये हाई और ये लो, हाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ पर वोल्टेज देखा जाए तो V1 है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट का क्या है, V1। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टर्मिनल का न्यूमेरिकल बनाएंगे और ज्यादा क्लियर। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच यदि देखें तो वोल्टेज V1 रेजिस्टेंस R1 और करंट I। तो वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस, आप यहां लिखोगे क्या, टोटल वोल्टेज सर्किट का भी है, नेट करंट हमारा कितना है I, और R1 R2 R3 का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान रखा है R। तो क्या V इज इक्वल टू I इनटू R लिख सकते हैं क्या, सर्किट का टोटल वोल्टेज V, सर्किट में नेट करंट I, और इन तीनों R1 R2 R3 का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने R मान रखा है। तो V इज इक्वल टू I R लिखेंगे या नहीं, आया, यस। अब इसके बीच का वोल्टेज V1 है, तो V1 बराबर क्या लिखोगे भाई, करंट इसमें कितना पास कर रहा है I, रेजिस्टेंस कितना R1। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1। उसी तरह V2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट कितना पास कर रहा है I, रेजिस्टेंस कितना I2। तो इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V2 इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I into R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अभी V3 बराबर क्या लिखें, I into R3। गलत है, नहीं ना। अब आइए हम लोग यहां चलते हैं कि यही V वोल्ट का 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो क्या V1 V2 V3 को जोड़ दिया जाए तो V के बराबर होगा, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसमें वोल्टेज के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन बनाएंगे, लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई V1 V3 कहां से आया, यही से तो दिया, यही ना सप्लाई कर रहा है एनर्जी। V इज इक्वल टू V1 प्लस V3। तो V1 के V के जगह क्या लिख दें, I into R फ्रॉम इक्वेशन 1। V1 के जगह I into R1, V1 के जगह I into R1, V2 के जगह I into R2 प्लस V3 के जगह I into R3 लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 10, 1 2 3 and 4 से। तो I R इज इक्वल टू I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये I और I कैंसिल हो गया। R इज इक्वल टू क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रिलेशन मिला करंट रेजिस्टेंस का। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये डेरिवेशन आता है प्रूव करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर लो।